अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद एजाज़। आप देख रहे हैं हुज़ैमा इकराम एंड रिजाज़ का यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मौजू है जनाब टैक्स लॉज थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021। ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। और इसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं कस्टम्स एक्ट में, इसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं सेल्स टैक्स एक्ट में, और इसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं इसके ज़रिए से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है 2001 में। जी, अमेंडमेंट्स इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब जनाब एक एक करके हम देखते हैं कि अमेंडमेंट्स की क्या गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो रेड कलर में नीचे फुट नोट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली फुट नोट्स नहीं हैं, ये मेरे कमेंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए इसमें ऐड किए हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो सेक्शन 25D के अंदर चेंज की गई है। सेक्शन 25D में उन्होंने चेंज क्या किया है कि डायरेक्टर जनरल के रिव्यू के अगेंस्ट एक अपील प्रोवाइड की गई है कि आप जो है यू कैन प्रेफर एन अपील टू whom? टू मेंबर कस्टम पॉलिसी। ठीक है, जो कि ऑर्डर पास कर सकता है, अनल कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है। पहले जो है सेक्शन 194 उसका सब सेक्शन 1 था, उसकी क्लास ई थी, उसमें जो है अपील प्रोवाइडेड थी बिफोर अपेलेट ट्राइब्यूनल कस्टम्स। अब वो कस्टम्स की बजाय आप अपील करेंगे मेंबर टैक्स पॉलिसी को। और चूंकि आपने अपील जो है कस्टम्स पॉलिसी में करनी है जाके मेंबर पॉलिसी को, तो ये अब रिडंडेंट हो गई थी, तो इसलिए इसको ओमिट कर दिया गया। यानी 194A की क्लास ई को बीइंग रिडंडेंट ख़त्म कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया। अब आ जाते हैं कि सेक्शन 80 जो है इसमें क्या हुआ है। सेक्शन 80 में उन्होंने सबसे पहले तो आप ये देखिए कि नॉन ऑब्स्टेंटे क्लास से नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट if during the checking of goods declaration or within 3 years of clearance under subsection 1 of section 83 या 83 sub 1 above। ठीक है, अब ये मुझे नहीं मालूम, ये टाइपोग्राफिकल एरर लग रही है। ये मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मुराद जो है उनकी सब सेक्शन 3 से होगी कि जी ये देखिए इन सब सेक्शन 8 इन सेक्शन 80 इन सब सेक्शन 3। ठीक है, सो यहाँ पे ये टाइपोग्राफिकल एरर लग रही है मुझे। तो आई डोंट नो कि जो नोटिफाइड वर्जन है उसमें भी ये है या नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो वर्जन आया था वो मैंने वर्ड में कन्वर्ट कर लिया था और उसमें ये एरर मौजूद है। तो एनी हाउ कमिंग टू द पॉइंट, वो ये है कि अगर आप जो है ड्यूरिंग द चेकिंग ऑफ गुड्स डिक्लेरेशन और विद इन 3 years ऑफ इट्स क्लियरेंस, यानी आपने एक दफ़ा गुड्स क्लियर कर दी, जीडी क्लियर कर दी, तो उसके 3 साल के अंदर तक, पहले ऐसी कोई लिमिट डिफाइन नहीं हुई थी, वहाँ पे टाइम लिमिट का जिक्र ही नहीं था, सिर्फ इतना था ड्यूरिंग द चेकिंग ऑफ गुड्स डिक्लेरेशन। सो इसके बाद कुछ नहीं था। अब 3 साल की मोहलत या 3 साल की लिमिट प्रोवाइड कर दी गई है, तो एक लिहाज से ठीक भी है कि अगर कोई चीज़ अनअटेंडेड रह जाए, चली जाए, तो वो उसको देखा जा सकता है। अच्छा, दूसरे सेक्शन 81 के अंदर सब सेक्शन 1 में चेंज की गई है, और जहाँ जहाँ बैंक गारंटी लिखा था वहाँ पर कॉरपोरेट गारंटी को उससे पहले जो है वो लिख दिया है कि जहाँ जहाँ पे भी नॉट बिफोर, आफ्टर दी वर्ड बैंक गारंटी जो है वो कॉरपोरेट गारंटी जो है उसको लिख दिया गया है। जी ये देखें, तो इससे फ़ायदा क्या होगा जनाब? इससे फ़ायदा ये होगा
कि पहले बैंक गारंटी के बगैर या बैंक गारंटी के अलावा इंडेमनिटी बॉन्ड और गारंटी दो चीज़ें थीं, बैंक गारंटी और इंडेमनिटी बॉन्ड। अब इंडेमनिटी बॉन्ड के साथ कॉरपोरेट गारंटी भी दी जा सकती है, जो कि बिज़नेस की कॉस्ट सेविंग करेगी, क्योंकि बैंक गारंटी के लिए जो है वो आपको कमीशन देनी पड़ती थी बैंक को, आपकी जो है वो नॉन फंडेड लिमिट्स चोक हो जाती थी। तो अब यहाँ पे ये इशू नहीं आएगा, और कॉरपोरेट गारंटी जो है उस पे भी जो है वो इसको सेक्शन 81 में अब आपको फैसिलिटेट किया गया कि आप कॉरपोरेट गारंटी के अगेंस्ट भी जो है वो चल सकते हैं। और प्रोविजनल असेसमेंट में कॉरपोरेट गारंटी अगर आप सेक्शन 81 को पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी है कि प्रोविजनली असेस करके चीज़ों को, और एक इंडेमनिटी बॉन्ड और गुड्स जो है वो आप उस पर जो है बैंक गारंटी पे निकाल देते थे, और जो डिफरेंशियल अमाउंट होती थी अगर कोई, उसके लिए वो आप बैंक गारंटी जो है वो अरेंज करवाया करते थे। अब मतलब, और डिफरेंशियल अमाउंट कौन सी, कि अगर प्रोविजनल और एक्चुअल में कोई डिफरेंस आ सकता है या आएगा या आया तो बैंक गारंटी कैश हो जाती थी वो। तो अब उन्होंने इस चीज़ को जो है वो क्या किया है कि अगर आपने जो है वो बैंक गारंटी के बजाय अगर आप कॉरपोरेट गारंटी भी देना चाहें तो वो दे सकते हैं। पहले कॉरपोरेट गारंटी का कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं था, वो नहीं जो है वो कबूल की जाती थी, तो या पीओ लिए जाते थे या बैंक गारंटी ली जाती थी। तो अब जो है वो कॉरपोरेट गारंटी भी ऐड कर दी गई है। अच्छा, लेकिन ये जो है एक चीज़ उन्होंने और लिखी है, प्रोवाइज़ो जो ऐड किया है, सेकंड प्रोवाइज़ो, उसमें उन्होंने ये लिखा है जहाँ पे कोई रूलिंग इन फील्ड हो वैल्यूएशन की, तो उस सूरत में इन टर्म्स, यानी कि इन टर्म्स ऑफ जो है वैल्यूएशन, अगर कोई रूलिंग उन्होंने दे दी हुई है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके अगेंस्ट आपका जो है रिव्यू या रिवीजन पेंडिंग है डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर जनरल वैल्यूएशंस के पास, या किसी और भी फॉरम में, तो आप जो है उस सूरत में जो है प्रोविजनल असेसमेंट या प्रोविजनल डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू नहीं कर सकेंगे। ये सेक्शन 194(1) सब ई वो मैंने आपको बता दिया कि ये रिडंडेंट हो गई है 25D के अंदर मेंबर पॉलिसी को जो है वो अपील की वजह से। और इसी तरह अब सेक्शन 196 जो है उसका सब सेक्शन 1 जो है उसमें आफ्टर द एक्सप्रेशन 194B द एक्सप्रेशन और द ऑर्डर ऑफ द members custom policy under section 25D and 212B shall be inserted। अब यहाँ पे ये बात बड़ी मज़ेदार है कि जो मेंबर पॉलिसी का डिसीजन है मेंबर कस्टम्स पॉलिसी का 25D में या सेक्शन 212B में, वो अब आप रेफरेंस में उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में जाएंगे, यानी मेंबर के फैसले के अगेंस्ट डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में जाएंगे। और जो लाजमी बात है, हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन होती है वो टेरिटोरियल होती है, तो फिर उस सूरत में मतलब जो भी आप, जहाँ पे भी आपका केस है, अगर आपका केस जो है वो कराची पोर्ट में है तो कराची सिंध हाई कोर्ट में जाएंगे, और अगर आपका गवादर पोर्ट में है तो फिर आप बलूचिस्तान हाई कोर्ट इन्वोक करेंगे। तो उसके बाद आ जाते हैं हम जनाब, ये हमारा अब सेल्स टैक्स की अमेंडमेंट आ गई। सेल्स टैक्स की अमेंडमेंट में सबसे पहले सेक्शन 3 में सेक्शन 7 सब सेक्शन 7 जो है ये डील करता है, अगर आपको याद हो, विद होल्डिंग को। ठीक है जी, विद होल्डिंग एजेंट को। तो विद होल्डिंग एजेंट्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन जो शेड्यूल 11 सॉरी, आई बिलीव इट्स शेड्यूल 11, जी हाँ 11 शेड्यूल है। इलेवेंथ शेड्यूल, आपको याद होगा कि फाइनेंस एक्ट जब आया था तो 11th शेड्यूल में उन्होंने लिखा था कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस, और उसके बाद लिखा था 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो उस सूरत में अगर कोई ऐसा आदमी ऑनलाइन मार्केट प्लेस के ज़रिए जो है वो सप्लाईज कर रहा है जो ATL में फॉल नहीं करता, तो 2% काटना है। अब वहाँ पे ये क्लियर नहीं था कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो है उसका ऑनर करेगा या ऑपरेटर करेगा, तो यहाँ पे ये चीज़ को क्लियर कर दिया गया है
कि इन केस ऑनलाइन मार्केट्स प्लेस फैसिलिटेटिंग the sale of the third party goods, the liability to withhold tax on taxable supplies of such party at the rate specified in column 4 against serial number 8 of the 11th schedule to the Sales Tax Act shall be on the operator of such marketplace. यही बात जो है यहाँ पे मैंने दी है कि अब टैक्स लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो आया है, थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, उसके ज़रिए कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस जो हैं वो की गई हैं सेक्शन 3 सब 7 में, और अब क्लियर कर दिया है कि जो ऑपरेट कर रहा है ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल इफ़ ऑनर्स एंड ऑपरेटर्स आर द सेम, तो फिर वो एक ही बंदे की जिम्मेदारी होगी। लेकिन अगर दोनों अलग-अलग तो द वन हु इज़ ऑपरेटिंग द मार्केट प्लेस शैल बी दी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर विद होल्डिंग ऑफ दैट 2%। अच्छा जी, उसके अलावा अब एक और बड़ी जो है चीज़ हुई है वो ये है कि 9A के बाद जो है आफ्टर सबसेक्शन 9AA द फॉलोइंग न्यू सबसेक्शन शैल बी एडेड, जो सबसेक्शन 10 है, जिसमें उन्होंने कहा है जी वो किसी भी एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन इनको कह सकते हैं कि टू इंटीग्रेट देयर इनवॉइस इशूइंग सिस्टम with board's computerized system for real time processing and reporting of sales, for real time reporting of sales in such mode. अब यहाँ पे किसी को भी any class through notification in official gazette, ये बोर्ड को पावर दे दी गई है, और दी भी किससे गई है ये अगर आप देखें तो जनाब थ्रू अ नॉन ऑब्स्टेंटे क्लास, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द एक्ट। तो अब वो क्या कर सकते हैं कि किसी को भी वो कह सकते हैं कि जनाब भाईजान आप जो है क्या करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ सेल जो है या आपका जो इनवाइस इशूइंग मशीन्स हैं उनको बोर्ड के साथ इंटीग्रेट करें। तो ये अब बोर्ड के पास पावर है। कल को वो डॉक्टर्स को कह सकती है, सबको जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरह किसी को भी कह सकते हैं। सेक्शन जो 14 है उसमें 14A ऐड किया गया, और 14A क्या कहता है जनाब, 14A कहता है कि आपके बिजली के और गैस के यानी यूटिलिटी कनेक्शंस काट दिए जाएंगे, किस सूरत में और किस तरह काटे जाएंगे। बोर्ड के पास पावर है कि वो सेल्स टैक्स जर्नल ऑर्डर इशू करेगा और डायरेक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस ऑफ एनी पर्सन हु फॉल इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। कैटेगरीज क्या हैं जनाब, टीयर 1 का रिटेलर था और वो अपना जो है सेल्स टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई उसने, ठीक है। दूसरा क्या है, टीयर 1 का रिटेलर था, रजिस्टर्ड हो गया सेल्स टैक्स के लिए, यानी ये वाली उसने पूरी कर दी कंडीशन, लेकिन अपना जो पीओएस है या पॉइंट ऑफ सेल है वो इंटीग्रेट नहीं करवाया उसने बोर्ड के सिस्टम के साथ। उस सूरत में क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन ना करवाई हो या रजिस्टर करवा लिया हो लेकिन इंटीग्रेशन पीओएस की ना करवाई हो पॉइंट ऑफ सेल की, तो उस सूरत में जो है बोर्ड जो है वो डायरेक्ट कर सकता है थ्रू अ सेल्स टैक्स जर्नल ऑर्डर गैस डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कि उसका कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट कर दें। लेकिन अगर वो बाद में कंप्लाइंट हो जाता है तो फिर ये है कि बोर्ड जो है वो नोटिफाई कर सकता है फॉर रेस्टोरेशन। द बोर्ड शैल नोटिफाई restoration of their gas and electricity connections through sales tax journal order। काटा भी जर्नल ऑर्डर के ज़रिए था और कनेक्ट भी जर्नल ऑर्डर के थ्रू ही होगा। अब यहाँ पे एक इशू जो है जो इशू खड़ा होगा वो क्या है, बेसिक राइट्स का। ठीक है कि बिजली और गैस तो मेरा बेसिक राइट है,
अब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ बेसिक राइट होगा ये, यहाँ पे फिर देखना ये है, क्योंकि वहाँ जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक राइट्स का जिक्र है वहाँ लिखा हुआ है सेव एज प्रोवाइडेड अंडर द लॉ। तो अब ये लॉ में प्रोवाइड कर दिया है, तो देखना है कि ये इन्फ्रिंजमेंट किस हद तक लीगल है। एट द प्राइमा फेशाई अगर ये साबित हो जाता है कि ये आपके बेसिक राइट की इन्फ्रिंजमेंट है, तो ये अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन करार दी जा सकती हैं। अब आ जाते हैं जनाब सेक्शन 33 में जो टेबल है उसमें सीरियल नंबर 5 में उन्होंने जो है चेंजेस की हैं और पेनल्टीज़ जो हैं वो इम्पोज की गई हैं। ए पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट हिज बिजनेस एज स्टिपुलेटेड अंडर सेक्शन 9A, ये रिटेलर के हवाले से बात हो रही है टीयर 1 के ऑफ सेक्शन 3, हु फेल्स टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट एंड इफ रजिस्टर्ड फेल्स टू इंटीग्रेट इन द मैनर एज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ एंड रूल्स मेड देयर अंडर। तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में जनाब द पर्सन शैल बी लायबल टू पे पेनल्टी ऑफ 500,000 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डिफ़ॉल्ट। 5 लाख रुपए उसको पहले डिफ़ॉल्ट पे लगेगी, और पेनल्टी ऑफ 1 मिलियन फॉर द सेकेंड डिफ़ॉल्ट आफ्टर 15 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ फॉर द फर्स्ट डिफ़ॉल्ट। यानी आपने पहला डिफ़ॉल्ट किया, ऑर्डर कर दिया उसने आपके खिलाफ शोकाज देने के बाद, आफ्टर अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड या आरडी अल्ट्रम पार्टम जो है इट्स योर बेसिक राइट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो अगर आपको नहीं देता तो फिर वैसे ही उसका ऑर्डर जो है अनल हो जाएगा, इलीगल होगा। लेकिन अगर वो देता है आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एक शोकाज नोटिस इशू करता है और फिर भी आप नहीं मानते, तो फिर वो आपको पहले केस में 5 लाख पेनल्टी का ऑर्डर करेगा। अगर आप फिर भी 15 दिन तक नहीं मानते तो फिर वो दोबारा आपको शोकाज करेगा और फिर आपको जो है वो 1 मिलियन की पेनल्टी लगा देगा। और फिर अगर आप फिर नहीं आपको समझ आती तो फिर आपको थर्ड डिफ़ॉल्ट के लिए 2 मिलियन की पेनल्टी लगाएगा। और कब लगाएगा? सेकंड डिफ़ॉल्ट के 15 दिन के बाद, जब ऑर्डर किया था उसने सेकंड डिफ़ॉल्ट का उसके 15 दिन बाद, और वही प्रोसीजर फॉलो करेगा आरडी अल्ट्रम पर्टम का। फिर तीसरी पेनल्टी लगाएगा आपको जो है चौथी पेनल्टी 3 मिलियन रुपीज़ की लगाएगा फॉर द फोर्थ डिफ़ॉल्ट आफ्टर द 15 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ द थर्ड डिफ़ॉल्ट। तो 15 दिन के वक्फे से वो आपकी पेनल्टी को 3 मिलियन तक ले जाएंगे। अब ये डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जो है वो कहा यह जाता है कि जनाब अ लॉ अनलेस इट इज़ बैक्ड बाय अ सैंक्शन, यानी पेनल्टी द विल ऑफ द मोनार्क शैल बी बैक्ड बाय अ सैंक्शन। तो वो सैंक्शन जो है वो अब आपको लगा दी है उन्होंने कि पहले लॉ टूथलेस था तो अब इट हैज़ बिग टीथ्स। provided that if such a person fails to integrate his business within 15 days of the imposition of penalty for fourth default, his business premises shall be sealed till such time he integrates। यानी अगर 4 डिफ़ॉल्ट हो गए टीयर 1 के और वो फिर भी नहीं इंटीग्रेट करता तो फिर वो सील कर देंगे उसके प्रीमिसेस को। और अगर वो इंटीग्रेट कर लेता है तो फिर जो है वो बिफोर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी फॉर द सेकेंड डिफ़ॉल्ट और पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डिफ़ॉल्ट जो है वो उस सूरत में वेव कर दी जाएगी। अगर सेकंड डिफ़ॉल्ट के जो है बाद जो है वो, यानी इससे पहले के फर्स्ट डिफ़ॉल्ट की पेनल्टी 5 लाख रुपए लग गई, 15 दिन चल रहे हैं, इसके बाद आपको सेकंड डिफ़ॉल्ट की पेनल्टी जो है 1 मिलियन लगेगी। उसके लगने से पहले पहले अगर वो इंटीग्रेट कर लेता है तो फर्स्ट डिफ़ॉल्ट की पेनल्टी जो है वेव कर दी जाएगी। अब आते हैं जनाब फिफ्थ शेड्यूल के अंदर क्या चेंज हुई है। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर जो चेंज हुई है वो ये हुई है कि जो पहले ये था कि अगर आपने कोई जो चीज़ें हैं जो मतलब फैट फिल्ड मिल्क था, ये बेसिकली फैट फिल्ड मिल्क जो है अगर आप पैकिंग में जो है वो ट्रेडमार्क या किसी ब्रांड नेम के अंदर उसको सेल कर रहे हैं तो वो यहाँ पे शामिल नहीं था, बल्कि उसको उन्होंने जो है वो 6 शेड्यूल में जो है रखा हुआ था। तो अब उन्होंने जो है 6 शेड्यूल के टेबल 1 से जो है सॉरी
ये 6 शेड्यूल में नहीं था, ये था जनाब फैट फील्ड मिल्क, हाँ टेबल 1 एग्जाम्पशन में, ये एक और जगह अवेलेबल था, इधर 6 शेड्यूल में था मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, तो वहाँ से इसको निकाल दिया गया है और यहाँ पे इसको डाल दिया गया है, क्योंकि अब जो ज़ीरो रेटिंग फैसिलिटी है वो फैट फील्ड मिल्क सोल्ड अंडर रिटेल पैकिंग के अंदर भी जो है वो अंडर ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम जो है उसमें भी अलाउ होगी आपको। सीरियल नंबर 17 में पहले स्पेसिफिक एक्सक्लूजन थी कि जी ये रिटेल पैकिंग और ये इसमें शामिल नहीं होगी, लेकिन अब वो स्पेसिफिक एक्सक्लूजन निकाल दी गई है। 6 शेड्यूल में चेंजेस हुई हैं। जो अफ़गानिस्तान से फ्रूट इंपोर्ट होता था पहले उसको टेबल 1 में स्पेसिफिकली सीरियल नंबर 15 में एक्सक्लूड किया हुआ था, अब उस पर एग्जेम्पशन दे दी गई है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के हालात आपको भी पता है किस किस्म के हैं, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये किया गया है। फिर उसके बाद जो है सीरियल नंबर 159 और 160 के अंदर जो है वो डेट्स बढ़ा दी गई हैं, ये डेट्स एक्सपायर हो गई थी। तो ये हैं क्या जी, ये चीज़ें जो हैं अगर हम यहाँ पे देखें, ये डिसेबल सिरिंजेस थी और ट्यूबुलर नीडल्स थी, रबर गैस्केट्स थी एंट्री 159 और 160 में। तो पहले ये था कि 30/6 तक अगर आप इसको इंपोर्ट करते हैं तो टेबल 1 में फॉल कर रही थी, इस पर एग्जाम्पशन थी। अब उन्होंने जो है इस एग्जाम्पशन को जो 30 जून को एक्सपायर हो गई थी, अब इसको एक्सटेंड करके 31 दिसंबर तक ले गए हैं। उसके बाद टेबल 3 में एक चेंज आई है। टेबल 3 में ये आया है कि raw materials imported by the registered manufacturers of auto disabled syringes, printing papers, polypropylene, फिर polypropylene जो है ये कोपोलीमर्स हैं इसके, और प्लास्टिसाइज्ड हैं, एपॉक्साइड रेजिन्स हैं, और बायोक्सिले ओरिएंटेड जो है पॉलीप्रोपिलीन हैं फिल्म्स उसकी, ये तमाम चीज़ें और उनकी जो रेलिवेंट जो पीसीटी हेडिंग है, ये पीसीटी हेडिंग्स दी हुई हैं उनकी। ठीक है जनाब, ये 3rd शेड्यूल में उन्होंने दे दिया हुआ है कि अगर आपने कोटा जो है वो डिटरमन हुआ हो, ये सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको ये कर दूँ, ये syringes with quota determined by IOCO and subject to NOC from the Ministry of National Health and Services Regulation and Coordination। अगर वो NOC मिल जाए और कोटा डिटरमिन किया हो IOCO ने, तो उस सूरत में ये 3rd शेड्यूल के तहत आप टेबल 3 6 शेड्यूल के तहत आपको इस पे एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ठीक हो गया जनाब। इससे आगे चलते हैं। सीरियल नंबर 21 जो है इंपोर्ट ऑफ POS। अब वो POS मशीन में उन्होंने जो चीज़ें ऐड कर दी हैं POS मशीन में, डेबिट क्रेडिट कार्ड टर्मिनल्स एंड रिटेल कैश रजिस्टर्स को ऐड कर दिया है। 8 शेड्यूल में आ जाएं। एंट्री 6 जो सीरियल नंबर 60 है, इसमें एंट्री नंबर 2, 3, 4 जो थे रिलेटिंग टू एंट्रीज रिलेटिंग टू कॉलम नंबर 2, 3 एंड 5 शैल बी ओमिटेड। अब सीरियल नंबर 60 जो है ये इसमें था जनाब, ये यहाँ पे आ गया, ये देखें कि आफ्टर ज़ीरो रेटिंग ऑफ फैट फिल्ड मिल्क इन रिटेल पैकिंग सोल्ड, ये यहाँ पे मौजूद था 8 शेड्यूल में। तो अब इसको उठा के चूंकि ज़ीरो रेट कर दिया गया है तो यहाँ ये रिडंडेंट हो गया था, तो यहाँ से ओमिट कर दिया गया। अब आ जाए जनाब, आपकी ये 66A है और 76 है। इनमें किया क्या है कि अगर आप जो है POS इंटीग्रेट करते हैं तो 16% सप्लाईज एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 66 एज मेड फ्रॉम रिटेल आउटलेट्स इंटीग्रेटेड विद बोर्ड्स कंप्यूटराइज सिस्टम फॉर रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ सेल्स। जो POS हैं आपके इंटीग्रेटेड, उनसे जो भी आप सेल करेंगे अदर देन फॉर सप्लाईज दैट हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर अंडर एंट्री 66, उस पर 16% टैक्स लगेगा। इसके बाद जो है इंपोर्ट जो 76 है वो है
business to business transaction by the board through a notification in official gazette subject to such conditions and restrictions as specified therein. बोर्ड जो है बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है जो वो बोर्ड स्पेसिफाई करेगा उस पर 16.9% पे, ठीक है, टैक्स लगेगा इफ द पेमेंट इज मेड थ्रू डिजिटल मोड. अब ये जो डिजिटल मोड है ना जनाब, ये क्या भला है, ये इनकम टैक्स में भी ये टर्म यूज हुई है और सेल्स टैक्स में भी यूज हुई है जनाब. ये इनकम टैक्स में भी यूज हुई है और सेल्स टैक्स में तो आपके सामने ये यूज हो ही रही है. इसका क्या मतलब है ये अभी तक डिफाइंड नहीं है और ये प्लेथोरा ऑफ केसेस में जो है सुपीरियर कोर्ट्स ने इस चीज़ को जो है हेल्ड किया है कि व्हेन अ टर्म इज़ नॉट डिफाइंड तो जनरल डिक्शनरी मीनिंग्स जो हैं वो अडॉप्ट किए जाएंगे. तो अब जनरल डिक्शनरी मीनिंग्स या कस्टमरी मीनिंग्स जो इसके हैं जो कि किसी भी जो है फाइनेंशियल डिक्शनरीज में अवेलेबल होंगे वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे, या फिर एवेंचुअली बोर्ड को इसको जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अब डिजिटल मोड जो है अपरेंटली तो ऐसा ही लगता है कि वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है, चूँकि लिखा हुआ भी है, यानी जिस तरह मोबाइल से या अपने बैंक अकाउंट से डिजिटली एक चीज़ अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो जब बिज़नेस बैंक अकाउंट से बिज़नेस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको डिजिटल मोड ही कहा जाएगा. उसके बाद आ जाते हैं जनाब हम, ये हो गया आपका 66A एंड 76, ठीक है. उसके बाद ये 66 भी मैंने आपको ये भी मैंने आपको 66A और 76 दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी. फिर उसके बाद आ जाता है आपका जो रीमेल्टेबल स्टील है उसके ऊपर इन्होंने 14% जो है एंट्री 66B के तहत, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ जो है इन CBU कंडीशन जो है एंट्री 75 ऐड की है, उस पर 5% टैक्स है. 14% टैक्स स्टील रीमेल्टेबल स्टील जो है उस पे है. ये देखिए यहाँ पे ये इंपोर्ट ऑफ रीमेल्टेबल स्क्रैप, ठीक है, इस पे 14% है इफ़ इम्पोर्टेड बाय स्टील मेल्टर्स, ठीक है जी. रिस्पेक्टिव हेडिंग्स हैं. इसके बाद अगर आप देखें तो इंपोर्ट ऑफ ये 75 है, इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन CBU कंडीशंस, ये उसकी PCT हेडिंग है, 5% टैक्स है. तो ये तो जनाब थी हमारी टोटल जो चेंजेस की गई सेल्स टैक्स एक्ट के ज़रिए. अब हम आ जाते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में ऑर्डिनेंस 2001 में क्या चेंजेस की गई. तो इसमें सबसे पहले तो सेक्शन 21 में चेंज की गई है. उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब सबसे पहले जो क्लास L है उसमें आप चेंज करेंगे. क्लास L में इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, एक कंपनी के लिए, एक अदर देन कंपनी के लिए. तो ये जो L है इसको अदर देन कंपनी के लिए कर दिया गया और नई क्लास ऐड की गई है LA, उसे कंपनी के लिए किया गया. तो जो अदर देन कंपनी है वो तो क्रॉस मीडियम्स के थ्रू पेमेंट्स कर सकेंगे, ठीक है, लेकिन जो कंपनी है वो थ्रू डिजिटल मोड करेगी, ठीक है. और ना सिर्फ डिजिटल मोड करेगी बल्कि 2.5 लाख से ऊपर जो है अगर कोई पेमेंट होगी इन एग्रीगेट अंडर ए सिंगल अकाउंट हेड, ₹250,000 से ज़्यादा होगी तो उसको 114A के तहत जो है कमिश्नर को भी बताना है जनाब. अच्छा, ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा जो LA है, जो कंपनी को अप्लाई करता है वो अप्लाई नहीं करेगा. डिजिटल मोड के ज़रिए पेमेंट जो है वो अप्लाई नहीं करेगी. किन चीज़ों पे? पहली चीज़, एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग ₹25,000 और एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट्स ऑफ यूटिलिटी बिल्स, ट्रैवलिंग बिल्स, फेयर, पोस्टेज, टैक्सेस एंड ड्यूटीज एक्सेट्रा. तो अगर आप ये देखें तो यहाँ पर ये बड़ा क्लियरली मेड अदर देन बाय डिजिटल मीन्स. अब ये डिजिटल मीन्स जो हैं, डिजिटल मोड, डिजिटल मीन्स, साइनोनिमस टर्म्स हैं.
या तो अब ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करे और वो डिफाइन करे एफबीआर से मिलके, या एफबीआर उनसे पूछ के डिफाइन करे, वरना जब तक ये नहीं होते तो नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग्स। क्लास एम है आफ्टर द वर्ड अकाउंट्स द एक्सप्रेशन और थ्रू डिजिटल मोड। ठीक है जी। क्लास एम जो है वो सैलरी को डील करती है, क्लैरिफिकेटरी इंसर्शन है, सैलरी ट्रांसफर थ्रू डिजिटल मीडियम्स। आगे आ जाए, सेक्शन 53 है जो एग्जेम्पशन को डील करता है। अच्छा, यहाँ पे ये था कि नेशनल डिज़ास्टर्स वगैरह के सूरत में बोर्ड को पावर दी गई थी कि वो किसी चीज़ को एग्जाम कर सकते हैं। अब उसके साथ साथ जो है, चूँकि असल ताकत तो फेडरल गवर्नमेंट की होनी चाहिए, तो फेडरल गवर्नमेंट बेचारी को भी ऐड कर दिया गया है। बाबू लोग वरना हर पावर अपने साथ ही रखना चाहते हैं, तो अब वो फेडरल गवर्नमेंट को भी वहाँ ऐड कर दिया गया है। सेक्शन जो है 111 सब सेक्शन 4 में, अभी आपको याद होगा कि जो है सर्कुलर 5 इशू हुआ था, जिसके तहत बहुत सारे केसेस विड्रॉ किए गए, क्योंकि पहले फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो नहीं मानता था जो है वो जो है थ्रू बैंकिंग चैनल ट्रांसफ़र जो मनी ग्राम्स या मनी सर्विसेज ब्यूरोज या एक्सचेंज कंपनी मनी ट्रांसफ़र ऑपरेटर्स के थ्रू वेस्टर्न यूनियन, मनी ग्राम वगैरह, रिया फाइनेंस वगैरह इनकी थ्रू आती थी, तो वो उनको जो है वो थ्रू बैंकिंग चैनल नहीं गिनते थे। उसके ऊपर फिर सर्कुलर 5 इशू हुआ। सर्कुलर 5 में उन्होंने स्टेट बैंक की बात को मान लिया, क्योंकि स्टेट बैंक कहता था कि ये थ्रू बैंकिंग चैनल ही हैं। तो अब उन्होंने उसको जो है कानूनी शक्ल दे दी है और कानून में ऐड कर दिया है उस कंपोनेंट को सर्कुलर 5 के जनाब ये भी जो हैं ये थ्रू बैंकिंग चैनल, थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स ही ट्रीट होंगे अगर फंड आते हैं तो। जी, सेक्शन 114 बी 114 बी, पावर टू इन्फोर्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब फाइलिंग ऑफ रिटर्न को इन्फोर्स करने के लिए क्या किया है कि जनाब इनकम टैक्स जर्नल ऑर्डर करेंगे, वहाँ सेल्स टैक्स जर्नल ऑर्डर था, यहाँ इनकम टैक्स जर्नल ऑर्डर है। अगर कोई बंदा क्या करता है, दो बातें हैं कि ATL में हु आर नॉट अपीयरिंग ऑन ATL बट आर लाइबल टू फाइल रिटर्न अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, तो फिर वो क्या करेंगे। और ये एक मतलब हमें बड़ा ही शौक है यार, हर चीज़ ना नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी लॉ फॉर अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। ये अब एक ऐसी नॉन ऑब्स्टेंटिक लॉज है कि आपका कोई भी लॉ है बेशक आप लिख लें भाई, लेकिन बात यह है कि अगर आप जो है बेसिक राइट्स को इन्फ्रिंज करेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को किसी निचले राह से जो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से वजूद में आया हो, फोर्थ लेजिस्लेटिव लिस्ट की पावर की वजह से वजूद में आया हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकता। तो आप बेसिक राइट्स जो हैं अगर किसी के जो है उसको जो है इन्फ्रिंज करेंगे, यूसर्प करेंगे, तो उस सूरत में वो अल्ट्रा वायरस करार दिए जा सकते हैं। इस पे बहस करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कस्टम जर्नल ऑर्डर के थ्रू अमंग अदर जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो मोबाइल फ़ोन डिसेबल कर सकते हैं, आपके सिम बंद कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, गैस कनेक्शन, ठीक है जी। और कमिश्नर हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर द पर्सन मेंशन्ड इन इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर मे ऑर्डर रेस्टोरेशन ऑफ द मोबाइल फ़ोन, मोबाइल सिम्स एंड कनेक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किस सूरत में, इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड that the return has been filed or person was not liable to file return under the provisions of the ordinance। अब ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है और ये इतना गलत इस्तेमाल होगी कि अवाम जो है ना वो गोडों को हाथ लगा बैठेगी लोगों के। क्यों? इसलिए कि जब एक दफ़ा तो जर्नल ऑर्डर इशू करके आपने हर गरीब का जो है ना बिजली गैस पानी बंद कर देना है, उसके बाद कहना ओ हो जनाब गलती हो गई थी, आप तो लायबल ही नहीं थे जो है वो टैक्स देने के, इसलिए चलें खोल दें। उस दौरान वो बंदा जो है ना वो सड़कों पे जलील होता फिरे, इनके आगे जलील होता फिरे, जो मर्ज़ी करता फिरे, उसके बेसिक राइट्स भी। इसका कोई ना कोई प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए कि आंखें बंद करके नहीं इशू कर देना।
नो पर्सन शैल बी इंक्लूडेड अंडर जनरल ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन अनलेस द फॉलोइंग कंडीशंस हैव बीन मेट। नोटिस, अब वो जो मैं बात अभी कर रहा था तो लगता सुन लिया तो नोटिस इशू होना चाहिए 114(4) में। डेट ऑफ कंप्लाइंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 14 गुजर चुकी हो जो नोटिस में दी थी और पर्सन ने रिटर्न फाइल ना की हो। अब एक साइड पे वो कह रहे हैं कि वो लायबल टू फाइल रिटर्न नहीं था और एक साइड पे वो कह रहे हैं रिटर्न फाइल जो है वो पर्सन हैज नॉट फाइल द रिटर्न। तो अब बात ये है कि अगर एक बंदा समझता है, वो आपको जवाब दे रहा है, वो कहता है कि जनाब मैं तो जनाब माई बाप मुझे तो लगता ही नहीं है ये, मैं तो फाइल ही नहीं करनी रिटर्न। तो उस सूरत में अगर वो एक्सट्रेनियस जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं तो उसको कंट्रोल कर किस तरह करेंगे, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन। द एक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट प्रिक्लूड एनी अदर एक्शंस प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। दैट्स वेरी फेयर, ठीक है कि अगर कोई और कहीं पेनल्टीज़ वगैरह एडिशनल टैक्स कुछ लगा हुआ है तो वो उसी तरह चलेगा। फिर ये जनाब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, दिस इज़ अ हेल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट चेंज कि जो नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है नादरा, उसके साथ जो है वो अच्छा ये आप जो है नेशनल डेटाबेस, चूँकि ये सेक्शन से अभी यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लें कि नैब के हवाले से भी ये ज़िक्र हो रहा था कि जनाब नैब को भी पावर दे दी गई है। तो यहाँ पे सिर्फ जो ज़िक्र है वो नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी का है नादरा का, कि उसको जो है उसके साथ आप जो है वो नादरा खुद अप ऑन इट्स ओन मोशन जो है वो डाटा माइनिंग कर सकती है या एफबीआर उन्हें डाटा प्रोवाइड कर सकता है या वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। बोथ वे ट्रैफिक हो सकती है जो आइडेंटिफाई किया जा सकता है ऐसे लोगों को कि जिनको जो है वो अंडर असेस्ड हैं या कोई उन्होंने चीज़ डिक्लेयर नहीं की। इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो डाटा माइनिंग के थ्रू उसको टैक्स बेस बढ़ाने के लिए या अथेंटिसिटी ऑफ द रिकॉर्ड चेक करने के लिए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा सकती है। तो अब यहाँ पे मुझे कहीं पे भी इस सेक्शन में एटलीस्ट जो है वो अभी तक नज़र नहीं आया कि ज़िक्र हो नैब का भी। नादरा का ज़िक्र ज़रूर है यहाँ पर, प्रॉबेबली हो सकता है नैब ऑर्डिनेंस में वो चेंजेस की गई हों। अच्छा जी, फिर उसके बाद अब क्या है कि ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है इसका सब सेक्शन 4 कि नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी जो है वो मे कंप्यूट इंडिकेटिव इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एनी वन मेंशन्ड इन सब सेक्शन 1-2 बाय यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग और एनी अदर मॉडर्न डिवाइस और कैलकुलेशन मेथड। माशाल्लाह जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यूज़ होगी, क्या बात है, डॉग्स गॉन मॉडर्न। हाँ, तो अब वो जो इंडिकेटिव लायबिलिटी है उसका ऑर्डर पास किया जाएगा। अगर वो कोई जो है वो करेगा क्या जनाब के द इंडिकेटिव इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड बाय नादरा अंडर सबसेक्शन 4 शैल बी नोटिफाइड टू द बोर्ड, ठीक है, to the person in respect of whom such indicative income liability has been determined, उसको भी दिया जाएगा। who shall have the option to pay the determined amount, उसकी इंस्टॉलमेंट करा ले, उस पर डिस्काउंट ले ले, ठीक है जनाब, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज वगैरह पे टाइम लिमिट्स के अंदर वो जो बोर्ड ने प्रेस्क्राइब की हैं उसके अंदर वो जमा कराएगा। अगर वो इंस्टॉलमेंट जो है वो करवा लेता है उस सूरत में इंस्टॉलमेंट में पे कर दे या जैसे भी वो डिटरमिन करते हैं वो, अगर वो मान जाता है तो वो पेमेंट की जा सकती है। अच्छा जी, 182 सेक्शन जो है पेनल्टी का, उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं जनाब के पे अ पेनल्टी इक्वल टू हायर ऑफ
0.1% of the tax payable in respect of that tax year for each day of default, or rupees 1000 for each day of default higher, provided that minimum penalty shall be 10,000 rupees in case of individual having 75% or more income from salary, or 50,000 रुपीज़ इन ऑल अदर केसेस। सैलरी वालों के लिए कम है, दूसरों के लिए ज़्यादा है। प्रोवाइडेड दैट द मैक्सिमम पेनाल्टी शैल नॉट एक्सीड 200% ऑफ द टैक्स पेबल, ये अपर कैप लगा दिया उन्होंने। प्रोवाइडेड आल्सो दैट द अमाउंट ऑफ पेनाल्टी शैल बी रिड्यूस बाय 75%, 50% एंड 25% इफ़ द रिटर्न इज़ फाइल्ड विद इन 1, 2, 3 मंथ्स रिस्पेक्टिवली। यानी अगर आप जो है वो 1, 2 या 3 महीने में रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो उस सूरत में आफ्टर द ड्यू डेट और एक्सटेंड ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो प्रेस्क्राइब की है लॉ ने, वो अगर निकल गई है, तो अगर आप जो है पहले महीने में फ़ाइल करते हैं तो 75% रिड्यूस हो जाएगी पेनल्टी, दूसरे में करते हैं तो 50%, तीसरे में करते हैं तो 25%, और चौथे में करते हैं तो 100% पेनल्टी साथ देंगे आप, और 200% तक जा सकती है वो। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एंट्री इट इज़ डिक्लेयर्ड दैट द एक्सप्रेशन टैक्स पेबल मीन्स द टैक्स चार्जेबल ऑन द टैक्सेबल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट मेड और ट्रीटेड टू बी मेड। अब ये सेक्शन 120, 121, 122 और 122D जो है, इसमें जो भी असेसमेंट्स फॉल करती हैं, सेल्फ असेसमेंट है, प्रोविजनल है 122 तो वैसे ही बड़ा नोटोरियस और मशहूर सेक्शन है। ठीक है जी, तो आगे आ जाएं जी। ये सीरियल नंबर 14 में जो है इसको ओमिट कर दिया गया है, और ये जो है इस तरह ओमिट की गई है जैसे इसका वजूद ही ना रहा हो। सिंस द इंसेप्शन ऑफ, सिंस द कमेंसमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेक्शन 198 को भी ओमिट किया गया है, और ये इंटरकनेक्टेड हैं। अब 198 जो था वो अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर था और वो उसकी पेनल्टी थी। तो अब ये क्यों चीज़ की गई है, क्योंकि 216 में किसी हद तक इन चीज़ों को कवर कर दिया गया और ये ओवरलैपिंग थी। तो 216 अगर आप सेक्शन देखें तो तकरीबन वही चीज़ें वो भी कवर करता है। 216 में सब सेक्शन 3 जो है उसके क्लास के भी जो है वो ओमिट की गई है। अब वो क्लास के भी क्या थी जनाब, वो थी क्यों कि 175 जो बी आपने डाला है उसकी वजह से ये रिडंडेंट हो गई थी। 235 जो सेक्शन है 235, उसके सब सेक्शन 1 के बाद सब सेक्शन 1A जो है वो लगाया गया है जनाब। उसमें क्या है 1A में, अगर आप देखें तो कि जो लोग घर से काम करते हैं, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या जो है लॉयर्स, तो वो अगर घर से काम कर रहे हैं तो उनका मीटर कमर्शियल नहीं है, वो टैक्स नहीं देते। तो उन्होंने क्या किया है कि वो डिस्को से कहेंगे कि उनके रेजिडेंशियल प्रीमिसेस जो हैं उन पे आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, ये दिया हुआ है सारा, अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, आईटी प्रोफेशनल्स, ट्यूटर्स, ट्रेनर्स, सबको खीर मिलेगी। किस सूरत में खीर मिलेगी जनाब, उन्होंने कहा कि अगर बिल जो है वो 10,000 रुपये है तो 5%, 10,000 से जो है वो ज़्यादा है, 20,000 से कम है तो 10%। ये पूरा उन्होंने एक टेबल दे दिया जिसमें 75,000 से अगर ज़्यादा तो 35%। अच्छा जनाब, ये तो हो गया जो प्रोफेशनल घरों से काम कर रहे थे उनके लिए। अब आ जाते हैं सेकंड शेड्यूल में क्या चेंजेस हुई हैं। सेकंड शेड्यूल में जो चेंजेस हैं, सबसे पहले तो क्लास 66 जो है इसको एक्सटेंड किया गया है पाकिस्तान मॉर्गेज फाइनेंस रीफाइनेंस कंपनी की हद तक। उसमें क्लास 66 के अंदर जो है वो ये अगर आप देखें तो एक नई क्लास ऐड की गई है।
उसके बाद जनाब जो है एप्लीकेशन ऑफ लो रेट ऑफ सेक्शन 153 सब 1A जो है वो, एंड सेक्शन 1131 ये 0.25% इज़ एक्सटेंडेड टू स्टील सेक्टर। ये जो अभी वो लो रेट्स दिए गए थे सीमेंट के अलावा, ये सीमेंट स्टील जो है वो इंसर्ट किया गया सीमेंट के बाद। तो आफ्टर द वर्ड सीमेंट, क्योंकि सीमेंट उसमें एंड पे लिखा हुआ था 24C और D में, तो अब वो जो है उन्होंने इसको 0.25% को उस तक एक्सटेंड कर दिया। फिर उसके बाद जनाब जो चेंज की गई है, जो क्लास 11A है, जो ये बताती है कि सेक्शन 113 किस किस को नहीं लगेगा, उसमें जो पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको डाला गया है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे जो है सेक्शन, ये क्लास जो है ये अब रोमन में जो है इसको हम कहेंगे, आई डोंट नो यार कितना नंबर है ये, तो ये जो है मोबाइल फ़ोन लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सेक्शन 113 नहीं लगेगा मिनिमम टैक्स। अब उसके बाद आ जाए 7 शेड्यूल में जो है रूल 6C के बाद जो है इन 7 शेड्यूल रूल 6C 7 शेड्यूल जो है बैंकों की शेड्यूलर जो है असेसमेंट को डील करता है। तो उसमें जो रूल 6C है, इन सब रूल 6 उसके सब रूल 6A में जो है वो एसेट्स की जगह जो है ग्रॉस एडवांसेस कर दिया गया है। पहले एसेट्स के साथ जो है वो आपने लेनी थी जो परसेंटेज है, अब वो ग्रॉस एडवांसेस के साथ लेंगे, और उसका भी पूरा उन्होंने एक प्रोसीजर दिया है कि जी इतना होगा तो ऐसे, इतना होगा तो ऐसे, जो है वो परसेंटेजेस अगर आप 7 शेड्यूल देखेंगे तो उसमें दिया गया है। 13 शेड्यूल जो है उसमें चेंज की गई है। 13 शेड्यूल में जितनी भी जो है टेबल 1 ऑफ 66 क्लास जो है ऑफ पार्ट 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल, उसमें जो भी एलिजिबल फॉर क्रेडिट हैं वो 13 शेड्यूल के अंदर ऐड कर दी हैं उन्होंने। एंट्री ये 63 पे डाल दिया। आल एंटिटीज मेंशन इन टेबल 1 ऑफ क्लास 66 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल अब सेक्शन 13 में क्रेडिट के लिए वो वहाँ पे भी शो कर दी गई हैं। तो ये एक और जो जिसे कह लें आप एक मशीनरी चेंज है ताकि इन तक जो है वो एक्सटेंड किया जा सके। सो उसके बाद अब इसको तो मैं क्या एक्सप्लेन करूं हमारे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हैं, तो जनाब लाजमी बात है ऑर्डिनेंस जो है इशू ही तब होता है जब असम्बली सेशन में ना हो और प्रेसिडेंट ये समझता हो कि जनाब बहुत ज़रूरत है। तो प्रेसिडेंट साहब ने समझा बहुत ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने ये इशू कर दिया। तो इसमें अगर आपको कोई चीज़ ऐसी हो जो आप समझते हैं कि उस पर डिस्कशन होनी चाहिए या कोई सवाल आपका है, तो आप कमेंट्स में वो हमसे कर सकते हैं, उसकी जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। आजकल रिटर्न्स के दिन हैं तो कोशिश की जाएगी कि उसका जवाब दिया जा सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।